लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था आपको मिक्सचर कितने प्रकार का होता है। तो मिक्सचर दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। याद है लास्ट क्लास में पढ़ाए थे इस बारे में। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की खास बात थी कि इसका जो कॉम्पोजिशन था, कॉम्पोजिशन वाज सेम थ्रू आउट, वेयर एज हेट्रोजीनियस में कॉम्पोजिशन was not same या is not same throughout। यहां पे कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता है थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर में। इस होमोजेनस मिक्सचर का एक उदाहरण सॉल्यूशन भी है। पूरा एक चैप्टर है क्लास 12th में जिसका नाम है सॉल्यूशन। चैप्टर का ही नाम है सॉल्यूशन। तो उसमें तो आप अंत से अनंत तक पढ़ेंगे दुनिया में क्या क्या कितने लॉ हैं। हेनरी ने लॉ दिया, खेरोल ने लॉ दिया, रॉल्ट ने लॉ दिया, कई तरह का लॉ पढ़ेंगे जहां पर अलग अलग चीजें, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्लास 9th में एटलीस्ट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि जब आप क्लास 12th में इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो एटलीस्ट टीचर आपसे जो कुछ बेसिक सवाल पूछेगा तो वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हेडिंग डालिए सॉल्यूशन अ होमोजेनस मिक्सचर। तो हेडिंग डालिए सॉल्यूशन अ होमोजेनस, सॉल्यूशन अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के बारे में पहले मैं जितनी कहानी जानता हूं वो बता देता हूं, उसका धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से मिलकर। एक का नाम है सॉल्यूट और एक का नाम है सॉल्वेंट। एक का नाम है सॉल्यूट और दूसरे का नाम है सॉल्वेंट। अब मेरे मन में ख्याल आना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट किसको बोलते हैं, व्हाट इज अ सॉल्यूट। तो जो डेफिनेशन आप जानते हैं बताइए, अगर कुछ जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो फिर मैं बताता हूं। वो सॉल्यूट है। वाह, श्री केमिस्ट्री का तो आप बाप भाई करके रखे हुए हैं। सॉल्यूट उसको बोलते हैं जिसकी मात्रा कम है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज, जो मोर अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। वैसे थोड़ा सा और आपको अगर मैं चाहूं कंफ्यूज करना तो कर सकता हूं, थोड़ा ही सा कंफ्यूज करेंगे, ज्यादा नहीं। अब एक एग्जांपल देते हैं, देखिए जरा, और मुझे बताइए कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या लिया, पानी लिया। इस कंटेनर में हमने क्या लिया, पानी लिया। इस कंटेनर में हमने पानी ले रखा है और एक यहां पर हमने क्या ले लिया, चम्मच लिया है। और इस चम्मच में हमने क्या डाला, चीनी डाला। हमने क्या डाला, इसमें चीनी डाल दिया। ये चीनी है और इस चीनी को यहां से हमने पोर कर दिया इस ग्लास के अंदर। इस ग्लास में हमने इसको क्या कर दिया, पोर कर दिया। तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है चूंकि शुगर की मात्रा कम है, इसलिए यहां पे शुगर कौन है, सॉल्यूट है। और ये पानी
जो कि ज्यादा मात्रा में है तो ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आया कि जो कम होता है जो ज्यादा होता है उसमें किसको सॉल्यूट बोलते हैं, किसको सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है तो बोलिए। अब एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक दूसरा उदाहरण है जिसमें हमने कंटेनर लिया है, इसके अंदर सब चीनी है। ये पूरा क्या भरा हुआ है, चीनी से भरा हुआ है। ये पूरा का पूरा ग्लास चीनी से भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्लास क्या लिया है, चीनी से ले लिया, सब चीनी है। हमका पीनी है, सब चीनी है। ये सब चीनी का पार्टिकल्स है। और आपने वहाँ पर एक ग्लास वापस से एक क्या ले लिया, चम्मच लिया है, और उस चम्मच में इस बार आप क्या डाल रहे हैं, इस बार आपने डाला है पानी। इस बार इसमें आपने क्या डाला है, पानी डाला है। अब यू आर पोरिंग वाटर इन दिस चीनी। दिस टाइम ऐसा मत बोल दीजिएगा कि जो चीनी यहां पर था वही चीनी यहां पर है तो ये सॉल्यूट होगा, और जो पानी यहां पर है वही पानी वहां है तो वो सॉल्वेंट होगा। नहीं, इस बार पानी कम मात्रा में है, इस बार वाटर जो है वो क्या है, कम है। और अगर वाटर कम है तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये सॉल्यूट कहलाएगा। और ये जो यहां पे आपने लिया है ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये शुगर है। और शुगर इस बार किस मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है। और जो ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं। ये आर्गुमेंट क्लियर है। ये दो एग्जांपल से मेरे ख्याल से ये दोनों आर्गुमेंट आपका क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि सॉल्यूट कौन, जिसकी मात्रा कम हो, सॉल्वेंट कौन, जिसकी मात्रा ज्यादा हो। चाहे चीनी ही हम क्यों ना पानी में मिला रहे हो, या पानी क्यों ना हम चीनी में मिला रहे हो। अगर पानी को चीनी में मिलाया जा रहा है इसका मतलब पानी की मात्रा कम है और चीनी की मात्रा ज्यादा है, तब ना आप पानी को चीनी में मिला रहे हैं। और यहां पर क्या मिला रहे हैं, चीनी को पानी में मिला रहे हैं। यानी सेम वैसे जैसे कुछ लोग जो ब्राह्मण होते हैं वो दही चूड़ा खाते हैं और कोई लोग चूड़ा दही खाते हैं। तो चूड़ा दही का क्या मतलब होता है कि आपने चूड़ा लिया उस पर थोड़ा सा दही डाल दिया। और कुछ लोग दही चूड़ा खाते हैं, मैंने दही पूरा प्लेट भर लिया हुआ उस पर थोड़ा सा चूड़ा डाल दिया। तो ये सेम लॉजिक है। तो अगर कोई चूड़ा दही खा रहा है तो मतलब चूड़ा ज्यादा है और दही कम है। तो चूड़ा अगर ज्यादा है इसका क्या मतलब है, वो सॉल्वेंट है, और दही ऊपर से डाला गया तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। वेयर अगर कोई दही चूड़ा खा रहा है तो पूरा कंटेनर किससे भरा हुआ है, दही से भरा हुआ है, तो दही क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। उसमें आपने थोड़ा सा क्या डाल दिया, चूड़ा डाल दिया। लॉजिक क्लियर है। सेम प्रिंसिपल पर यह भी क्या करता है, काम करता है। इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। अच्छा एक बात और बताना भूल गया, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, यानी दोनों मिलाकर कितने हो गए, 1 + 1 = 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। जहां पर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे जरूरी नहीं है कि दुनिया में बाइनरी सॉल्यूशन बनता होगा। आप जब शरबत पीते हैं तो उसमें कितना चीज होता है, पानी होता है, चीनी होता है और नींबू होता है। 3 कंपोनेंट हो गया। तो अब जहां एक 2 कंपोनेंट से ज्यादा नहीं 3 कंपोनेंट हो गया उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन, TERNARY, टर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी, टर्नरी, और उससे बाहर जो भी होता है उन सबको सॉल्यूशन मोर देन 3, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ मोर देन 3 कंपोनेंट। पर इन दोनों का एक स्पेशल नाम है, बाइनरी सॉल्यूशन एंड टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर, डन। सॉल्यूशन, हाँ, और जो कम में डाल रहे हैं वो सब सॉल्यूट। 1 सॉल्वेंट मोर देन 1 सॉल्यूट हो सकता है, 2 सॉल्वेंट और 1 सॉल्यूट भी पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं क्योंकि आपने सवाल पूछा है। आपने दारू लिया 60 ml पटियाला पैक, पिए है ना, पिए हैं कि नहीं पिए हैं, आज तक कभी नहीं लिए, अल्कोहल नहीं लिए, किसी फॉर्म में। अरे दवाई पीते हैं ना हम लोग,
कौन सा दवाई? सर्दी खांसी का, उसमें तो भरपूर मात्रा में अल्कोहल है, 45% अल्कोहल। इसे देखिएगा, जब कभी भी आप सर्दी खांसी की दवाई पिएंगे नींद बहुत आता है, क्यों? उसमें 45% तक अल्कोहल होता है। तो लेते हैं हम लोग, हाँ डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, इनडायरेक्ट ले रहे हैं, पर लिए हैं ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकते आज तक हम अल्कोहल को हाथ नहीं लगाए। कैसे हाथ नहीं लगाए? तुम बच्चा था, तुमको तो जबरदस्ती मम्मी खोल खोल के पिला रही थी, और जब तुम अपने से पीने लग गया है तो मम्मी मना कर रही मत पियो मत पियो। नहीं, जब आप अपने से पिए ना उस दिन रात में छत पे, आप ही पी रहे थे ना, जो हम गए थे आपके घर तो देखे थे। नहीं, आप नहीं थे। नहीं, मान लीजिए कि हमने अल्कोहल का एक पैक बना रहे हैं, 60 ml हमने अल्कोहल ले लिया, 60 ml हमने उसमें पानी ले लिया और उसमें 10 ml सोडा डाल दिया। क्या हुआ? दोनों बराबर मात्रा में लिए तो ये दोनों क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और जो कम था 10 ml वो क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो जिसकी मात्रा कम वो सॉल्यूट और जिसकी मात्रा ज्यादा वो क्लियर। सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखिए। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखिए। अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज a homogeneous mixture, a homogeneous mixture a homogeneous mixture of two or more non-reacting species, two or more non-reacting species, non-reacting species or a substance, or a substance, दो या दो से ज्यादा चीजों का मिश्रण, और वो भी कैसा मिश्रण? एक ऐसा मिश्रण, मिश्रण मतलब मिक्सचर, एक ऐसा मिश्रण दो कि होमोजीनियस नेचर का हो। कैसा नेचर का हो? होमोजीनियस, जिसका कॉम्पोजिशन क्या रहे? थ्रू आउट। अगर कोई किसी चीज का कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन अगर आप बोल रहे हैं इसका मतलब है उसका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? सेम थ्रू आउट होना चाहिए। द कॉम्पोजिशन शुड रिमेन सेम थ्रू आउट। एक ही हो जाएगा। हाँ? अरे कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? मात्रा। मात्रा, मात्रा तो फिर क्वांटिटी का मतलब क्या? अरे कॉम्पोजिशन अलग, मात्रा अलग। नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट सॉल्वेंट। 1 ml में अगर 3 पार्टिकल सोल्यूट के है, हर बार जब आप 1 ml निकाल रहे हैं तो उसमें 3 ही पार्टिकल सोल्यूट का होगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट। तो ये कॉम्पोजिशन है। every particular unit of solvent the number of solute particle is same, that is uniform composition। घुलने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलिए आप लोग थोड़े तेज बच्चे हैं, थोड़ा एक और स्टेप आगे लेके जाते हैं। अब मैंने अच्छा ये उसके आगे लिखिए, द सॉल्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, द सॉल्यूशन कंप्राइजेज ऑफ two components, the solution comprises of two components, the solution comprises of two components। पहला, one is solute and the other is solvent, the other is solvent, right? The substance which is present in the solution in smaller quantity is called what? Is called solute, is called solute। और solvent, the substance which is present in larger quantity
in the solution is called what? Is called solvent. Is called solvent. डन. ये लॉजिक क्लियर है? सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? उसके नीचे एक बात आप लिखिए, फिर ये डायग्राम बना लीजिएगा. राइट, दी सॉल्यूशन containing one solute and one solvent particle, one solvent particle is called what? Is called binary solution. बाइनरी सॉल्यूशन. अच्छा, मेरे से ना शायद एक गलती हो गई. 2 हुआ तो बाइनरी, 3 हुआ तो टर्शरी, 3 से ज्यादा हुआ तो टर्नरी. हम शायद गलती से टर्नरी बोल दिए 3 को. 2 हुआ तो बाइनरी, 3 हुआ तो टर्शरी, 3 से ज्यादा हुआ तो टर्नरी. करेक्शन कर लीजिएगा. TERTIARY टर्शरी. टर्शरी 2 टर्शरी, 3 टर्शरी और 3 से ज्यादा टर्नरी. TERTIARY टर्शरी. हाँ, 3, जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि एक सॉल्यूट 2 सॉल्वेंट या 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट. जैसे नींबू चीनी पानी में, तो पानी सबसे ज्यादा मात्रा में है तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट. और नींबू और चीनी थोड़ा थोड़ा मात्रा में तो 2 सॉल्यूट हो गया. पर एक एग्जांपल हमने बाद में दिया जिसमें इन्होंने बताया कि वो पटियाला पैक लेती हैं, तो उसमें आपने 60 ml दारू लिया, 60 ml पानी लिया और 10 ml सोडा मिलाया, तो इसमें 2 सॉल्वेंट थे और 1 सॉल्यूट था. तो पॉसिबिलिटी है किसी भी कंपोजिशन में आप उसको ले जा सकते हैं. डन. ये डायग्राम बना लिए थे. टर्नरी. हाँ हाँ हाँ, उसको टर्नरी बोलते हैं. इसको जल्दी से बना लीजिए. जल्दी से बना लीजिए डायग्राम. तो जो डेफिनेशन मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अभी आपको पढ़ाया है, ये वन ऑफ द डेफिनेशन है. ये क्या है? वन ऑफ द डेफिनेशन है. ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कुल 3 डेफिनेशन होते हैं. तो जल्दी से इसको लिखिए, तो फिर दूसरा डेफिनेशन पढ़ाता हूं, क्योंकि वो डेफिनेशन बहुत जरूरी है समझना. वो डेफिनेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो कई ऐसे सवाल होंगे जिसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे. जैसे एक सवाल में अगर आपसे पूछूं कि एक ग्लास है जिसमें आधा ग्लास मैंने क्या लिया है? पानी लिया है, और आधा ही ग्लास उसमें हमने क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया. दोनों की मात्रा क्या हो गई? सेम. अब कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? क्या शुगर? अपने मन से. अरे वो सब तो बात की बात है. हमको बताइए कि मात्रा के बेसिस पर जो हमने डेफिनेशन लिखा है, तो मात्रा तो दोनों की बराबर है, फिर तो गड़बड़ा गया ना खेला. अब तो डिसाइड करना संभव नहीं है. जैसे 50 ml दारू में 50 ml पानी मिला दिए, अब दोनों मात्रा बराबर है, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? नहीं, मर्जी. फिर तुम मर्जी पर फिर मर्जी वाली बात कर रहे हो. मर्जी से थोड़ी चलता है, ये नियम कानून से चलता है. तो उसको समझते हैं, उसको समझते हैं. तो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का एक और डेफिनेशन है, लिखिए. सॉल्यूट की सेकंड डेफिनेशन लिखिए. सॉल्यूट द सब्सटेंस, वैसे ही इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी द सब्सटेंस विच changes its state
माने बिहार से झारखंड चला गया या राजस्थान से यूपी चला गया, इट चेंजेस इट्स स्टेट, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस और एनीथिंग, किसी से किसी में चला जाए, सॉलिड से लिक्विड चला जाए, लिक्विड से गैस चला जाए, गैस से सॉलिड हो जाए, कुछ भी हो जाए, द सब्सटेंस विच चेंजेस इट्स स्टेट इज नोन एज व्हाट, is known as solute, is known as solute। जो अपना स्टेट चेंज कर ले वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। और इसी का दूसरा भाई है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है द सब्सटेंस which do not changes its state, और जिस स्टेट में वहीं रह गया, जैसे झारखंड का है तो झारखंड में रह गया, बिहार का है तो बिहार में रह गया, दैट इज कोई अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही रह जाएगा, लिक्विड है तो लिक्विड ही रह जाएगा, और गैस है तो गैस ही रह जाएगा, इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? और यहां से एक नोट निकल कर आता है, जी सर, तेज लड़की, अच्छा डाउट पूछा। इसके लिए तीसरा डेफिनेशन के पास जाना पड़ेगा, तो ये हम लोग क्लास 12th में देखेंगे, जहां पे थर्ड डेफिनेशन को जाना पड़ता है। लेकिन अब यहां देखिए, किसका स्टेट चेंज कर गया, सॉल्यूट का, और किसका स्टेट चेंज नहीं किया, सॉल्वेंट का। यानी एक बात हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, the state of solvent is the state of solution। जो स्टेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वही स्टेट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन, क्योंकि वो बदल नहीं रहा है। लॉजिक क्लियर है? क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। अब चलते हैं अपने पुराने एग्जाम्पल में। यहां पर आपने क्या लिया था, पानी में क्या मिलाया, चीनी पहले क्या था, सॉलिड, बाद में घुलने के बाद वो क्या बन गया, लिक्विड। सॉल्यूशन भी क्या था, लिक्विड। सॉल्वेंट भी क्या था, लिक्विड। पानी का स्टेट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पानी का जो स्टेट था वही फाइनल स्टेट भी रह गया, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, और चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट। क्योंकि चीनी सॉलिड था, अब क्या में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। तो इसका स्टेट चेंज हो गया। जिसका स्टेट चेंज कर जाए वो सॉल्यूट, जिसका स्टेट चेंज ना करे वो। अब आपने पानी को मिलाया चीनी में, जब इतना ज्यादा चीनी में थोड़ा सा पानी मिलाइएगा तो सब चीनी थोड़ा थोड़ा गीला हो जाएगा, लेकिन रहेगा सॉलिड में ही। पूरे एक ग्लास चीनी में थोड़ा सा पानी मिलाइएगा तो पानी सब चीनी में थोड़ा थोड़ा सट जाएगा, कि पूरा गला देगा उसको, थोड़ा थोड़ा सट जाएगा। सॉलिडिफाई कर गया, चीनी के चारों तरफ सट गया, तो अब वो सॉलिडिफाई नहीं कर गया, उसका स्टेट चेंज कर गया, वो चीनी के चारों तरफ जाके सट गया, बर्फ ही ना बन गया। चीनी के ऊपर अगर सट जाएगा पानी तो कैसा लगेगा देखने में, बर्फ के जैसा ही तो लगेगा। सॉलिडिफाई कर गया ना। फाइनल स्टेट क्या रहेगा, अच्छा फाइनल स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड। किसका स्टेट चेंज नहीं किया, शुगर का। तो जिसका स्टेट चेंज नहीं कर गया वो, और जिसका स्टेट चेंज कर गया वो। ये भी डेफिनेशन है, कम ज्यादा से भी निकाल सकते हैं और स्टेट चेंज से भी निकाल सकते हैं। जहां पर जो एप्लीकेबल हो आप उसको यूज करके उससे निकाल लीजिए। डन। स्टेट सेम रहेगा तभी सोल्यूशन है, ऐसा नहीं। क्या क्या फिर से बोलिए, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का स्टेट सेम होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्यों होगा, सॉल्यूट तो यहां सॉलिड था, यहां लिक्विड था, कहां सेम था, तो सॉल्यूशन नहीं बना, बना ना। कोई दिक्कत? लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जी सर। हाँ है ना, अभी लिखेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, अभी लिखेंगे, टेंशन नहीं लेने का है, लोड इतना नहीं लेना। लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पढ़ा देने के बाद अगर कोई डाउट रह जाए तब लोड लेना है। पूरा हमने पढ़ा दिया तब भी तुम्हारे मन में डाउट रह गया तब टेंशन में आना है। ये सब कहां तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सॉल्यूट सॉल्वेंट, खाली नाम लिख दिया होगा कि एक तो सॉल्यूट होता है और एक तो सॉल्वेंट होता है। उसका डेफिनेशन इतना पढ़ा दे एनसीईआरटी तब तो
एनसीईआरटी बुक का गुणगान हम करने लग जाएंगे। एनीवेज, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए मुख्यतः 3 ही प्रकार का सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो 3 ही प्रकार का हो सकता है, और हमने लास्ट स्लाइड में देखिए लिखा है कि सॉल्वेंट का स्टेट 3 ही हो सकता है। कौन कौन सा? या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, नहीं तो गैस होगा। तो जो सॉल्वेंट का मीडियम होगा वही टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो एक हो सकता है ये सॉलिड सॉल्यूशन हो जाए, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाए, या नहीं, प्लाज्मा स्टेट इस टाइप का स्टेट नहीं, वो सॉल्यूशन थोड़ी है, सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, राइट। solid solutions are those solutions in which solid solutions are those solutions in which the state of solvent is solid in nature. The state of solvent is solid in nature. Liquid के बारे में लिखिए, liquid solutions are those solution in which solvent is liquid in nature, and gaseous solutions are those solution in which solvent is gas in nature. तो ये मुख्यतः डेफिनेशन है, और इसी बेसिस पर हमने जो नोट लिखा था लास्ट स्लाइड में, देखिए जो लास्ट पॉइंट पे हमने नोट लिखा है, क्या लिखा है? द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जो सॉल्यूशन है सॉलिड है तो सॉल्वेंट का स्टेट सॉलिड है, अगर ये लिक्विड है तो सॉल्वेंट का स्टेट लिक्विड है, अगर ये गैस है तो सॉल्वेंट का स्टेट गैस है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये प्रोसेस के एंड में तीनों का स्टेट सेम है ना, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन उसी से बना है, सॉलिड, तीनों का स्टेट सेम हो जाएगा लास्ट में। अब इसमें पहला हेडिंग डालना है अपने को सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन। पहला हेडिंग डालिए सॉलिड सॉल्यूशन। अब जो सॉलिड सॉल्यूशन है इसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट सॉलिड ही होगा, लेकिन जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो हमारे पास 3 ही केस बनता है। कैसे का क्या मतलब है यार? अरे तो लिखवाएंगे ना, तीसरा जगह इसी के लिए तो खाली छोड़े हैं। आपको क्यों लग रहा है कि हम बिना एग्जाम्पल दिए छोड़ देंगे? आप लोग को आगे आगे का क्यों चिंता पड़ा रहता, हम ये नहीं समझ रहे। जब ये जगह छोड़ा गया है तो एग्जाम्पल के लिए ना छोड़ा गया है कि यहां पर आपको क्या लिखवाया जाएगा? एग्जाम्पल लिखाया जाएगा। तो सॉलिड से जब सॉलिड मिलता है तो इसका एक एग्जाम्पल है एलॉय। लास्ट क्लास पढ़ा रहे थे, सॉलिड से सॉलिड मिलेगा तो क्या होगा? एलॉय होगा। आप पढ़ते इसको कैसे हैं? सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, लिक्विड इज डिजॉल्व्ड इन सॉलिड। अब मुझे बताइए, कोई लिक्विड को आपने सॉलिड में डिजॉल्व कराया है? एग्जाम्पल बोलिए। लिक्विड डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, और उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ज्यादा चीनी कम पानी, यानी पानी इज गेटिंग क्रिस्टलाइज्ड, वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जहां कहीं भी क्रिस्टलाइजेशन होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जहां कहीं भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक ही बात है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन,
क्रिस्टलाइजेशन, जहां कहीं भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर। और गैस को सॉलिड में मिलाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, आप एडजॉर्प्शन आज तक नहीं पढ़े। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि एडजॉर्प्शन एटलीस्ट क्लियर रहे, आपको लगे, याद रहे कि एडजॉर्प्शन बोल के कोई चीज सर ने बताया था। आप कभी होटल गए होंगे तो उसका टेबल होता है जिस पे हम लोग बैठ के खाते हैं, तो उस पर पानी मान लीजिए गिर जाता है, तब बुलाते हैं ना, ए छोटू, इधर छोटू आता है और उसको तुरंत से क्या करता है, साफ करता है। तो साफ करने के लिए देखिएगा दो तरह का चीज वो यूज करता है। कोई होटल में जाइएगा तो वो कपड़ा यूज करता है, तो कपड़ा सूखा है, पानी गिरा है, उस पर डाला, कपड़ा भीग गया, वो लेकर चला गया, लेकिन आपका टेबल सूख गया। यहां पर चूंकि सरफेस पर से एब्जॉर्ब कर लिया गया वाटर को बाय द क्लॉथ, तो इसलिए इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन कोई कोई होटल में देखिएगा जो छोटू रहेगा वो थर्मोकोल लेके आता है, थर्मोकोल बोलता हूं, स्पंज लेके आता है, देखेंगे स्पंज लेके घूमता है वो, और स्पंज से क्या करेगा, 2-3 बार ऐसे ऐसे करके चलाएगा, सारा पानी क्या हो गया, एड्सॉर्ब हो गया। क्या हो गया, एड्सॉर्ब हो गया। अब बोलेंगे सर दोनों में तो पानी सूखा ही, पता कैसे चलेगा एब्जॉर्ब हुआ कि एड्सॉर्ब हुआ? तो जब आप उस कपड़े को ऐसे करके क्या किए, गाड़े, जब कपड़े को ऐसे करके गाड़ेंगे तो सारा पानी निकल जाएगा, लेकिन कपड़ा गीला रह जाएगा, यानी कुछ पानी उसमें रह गया। जहां पर कुछ पानी उसके अंदर रह जाएगा वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन जो स्पंज है उसको जब आप गाड़िएगा तो पूरा पूरा पानी क्या हो जाएगा, वापस से गिर जाएगा, और फिर से आपका जो स्पंज है वो वापस पहले जैसा सूख गया। यहां पे पूरा पानी क्या हो गया, निचोड़ गया, और आपका स्पंज सूख जाएगा। ऐसा कहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन, तो सॉलिड हवा को क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है। सरफेस फेनोमेना है, जहां पे कोई सॉलिड है वो हवा क्या करता है, खास करके आपने देखा होगा कि बारिश के महीने में अगर आप चीनी या नमक का डब्बा खुला छोड़ दीजिए तो देखिएगा वो मॉइस्चर को एड्सॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर एड्सॉर्ब किया तो लिक्विड किया, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसमें क्षमता होती है वो गैस को भी क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर देता है। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, कहां कहां पर ये देखने को मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इस तरह के कुछ मेटल है, इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये हवा से चीजों को क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। इसको हम लोग कहते हैं एड्सॉर्प्शन फेनोमेना। इसको क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन फेनोमेना। तो मेरे ख्याल से ये स्लाइड क्लियर है, पूरा पढ़ सकते हैं आगे। एब्जॉर्प्शन का वो अभी पढ़ के क्या करिएगा, हाँ तो वो तो समझा दिए, तो दिमाग में रह गया ना कि कपड़ा वाला एग्जाम्पल है और एक स्पंज का एग्जाम्पल है। लिक्विड सॉल्यूशन, बस इतना ध्यान रखिए, इट इज अ बल्क फेनोमेना, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना। लिख लीजिए, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना whereas absorption is a bulk phenomena. Adsorption is a surface phenomena. Adsorption is a surface phenomena whereas absorption is a bulk phenomena. Bulk मतलब पूरा कपड़ा भीग जाएगा, bulk phenomena. एग्जाम्पल याद रखिए, साइंस को पढ़ने का बेस्ट तरीका है एग्जाम्पल याद रखिए। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, पहला। अब चूंकि लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो हमारा क्या होगा, लिक्विड ही होगा। सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, लिक्विड ही होगा। लेकिन जो सॉल्यूट है वो वापस से क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। और तीसरे में हम लोग क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। तीसरे में क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका। देन सॉलिड को आप किस में मिला रहे हैं, लिक्विड में। वाटर
प्लस शुगर होगा। सॉलिड को आप किसमें मिला रहे हैं? लिक्विड में। लिक्विड को लिक्विड में मिलाना, आप वाटर प्लस अल्कोहल होगा। तीसरा है गैस को आप लिक्विड में मिला रहे हैं, एनी एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर, उसी को सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। एरेटेड वाटर ही क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक होता है। एरेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक। एरेटेड मतलब वाटर में आपने एयर डाल दिया, एरेटेड वाटर इज कॉल्ड एज सॉफ्ट ड्रिंक। वो तो उसको प्रिजर्व करने के लिए रखा गया, वो रिएक्टिव थोड़ी है, मिलाते थोड़ी है उसको, वो तो उसको प्रिजर्व करने के लिए दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे। नेक्स्ट अगला है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, अगर हम कह रहे हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है? गैसियस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट कैसा होगा? गैस होगा। सॉल्यूट वापस से कुछ भी हो सकता है ना, तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही होगा। क्या क्या हो सकता है? तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट और उसका एग्जाम्पल। सॉल्वेंट क्या होगा? तो सॉल्वेंट होगा गैस एंड गैस। वेयरएज सॉल्यूट क्या होगा? ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब आप किसको किस में मिला रहे हैं? आप सॉलिड को किस में मिला रहे हैं? गैस में मिला रहे हैं। आंसर क्या होगा? डस्ट पार्टिकल इन एयर। डस्ट पार्टिकल इन एयर, हवा में डस्ट पार्टिकल का मिलना। सॉलिड हुआ ना, आप झाड़ू मार रहे हैं तो जो डस्ट पार्टिकल है वो हवा में उड़ रहा है, तो आपने डस्ट पार्टिकल को कहां मिला दिया? एयर में। लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर इन एयर या वाटर इन एयर, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, बारिश के मौसम में हो जाता है ना, ड्रॉपलेट इन एयर। और वाटर ड्रॉपलेट का जो प्रेजेंस है इन एयर में, इसी को क्या कहते हैं? मॉइस्चराइज, ह्यूमिडिटी। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। और गैस इन गैस के लिए तो कोई एग्जांपल देने की आवश्यकता है ही नहीं। एयर इज द बेस्ट एग्जांपल, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी गैसेस। क्या होगा? मैंने कहा जिसका स्टेट चेंज नहीं कर रहा, तो गैस का स्टेट चेंज नहीं कर रहा। पहले हवा भी गैस था और उसमें डस्ट पार्टिकल जुड़ गया तो भी वो गैस ही है, तो इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, वो सॉल्वेंट। और जिसका स्टेट चेंज कर जाए वो सॉल्यूट हो गया। तो स्टेट चेंज नहीं हुआ, उसी को तो सॉल्यूट बोलते हैं। हाँ, तो यहां पे कह रहा है वो उसमें जाके मिल गया ना, तो इट इज पार्ट ऑफ एयर नाउ। अरे पार्ट ऑफ एयर हो गया ना, डस्ट पार्टिकल उड़ के तो पार्ट ऑफ एयर हो गया ना। तुम्हारे कभी कभी देखे होगा ऐसे धूप का ऐसे लाइन कभी देखे आते हुए, देखते हैं कितना वो पार्टिकल्स घूम रहा होता है, तो क्या है? डस्ट पार्टिकल ही ना है, तो कहां एयर का ही ना पार्ट है। इवन इफ इट इज सॉलिड इन नेचर बट सस्पेंडेड है हवा में, तो क्या है? एयर का ही ना पार्ट हो गया। और पॉल्यूशन है, गैस में डस्ट पार्टिकल में गैस हो जाएगा तब तो फिर हम लोग मर ही जाएंगे। अरे हवा में ना कुछ डस्ट पार्टिकल है तो पॉल्यूशन हो गया कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। अब पूरा डस्ट पार्टिकल में थोड़ा सा ऑक्सीजन रहेगा तो मर ही जाएगा आदमी। यहां से आपका ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कि किस तरह का आपके पास क्या है, किस तरह का आपके पास क्या है, वो स्टेट है यानी सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अगला हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड। ये होता है दो प्रकार का, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन
एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। unsaturated solution, saturated solution and unsaturated solution. What is saturated solution? The solution, definition पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं. The solution in which no further solute can be dissolved, no further solute can be dissolved. आप फर्दर सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट. इस बात को भूलना नहीं है लिखने से. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब आप फर्दर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेट कर गया. तब आपका सॉल्यूशन क्या कर गया? सैचुरेट कर गया. वेयर एज जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका डेफिनेशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन होगा द सॉल्यूशन इन विच solute can be added, solute can be added in the solvent at a particular temperature is called unsaturated solution, is called unsaturated solution. ये जो मैंने बाद में बात कही है पर्टिकुलर टेम्परेचर वाली, इसका एक मतलब तो क्लियर है. अगर आप टेम्परेचर बदलिएगा तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो भी अनसैचुरेटेड हो सकता है. यानी कहीं ना कहीं ये सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर एक फैक्टर पर क्या करता है? डिपेंड करता है. और एल्स हम उसको कांस्टेंट क्यों करते? सॉल्युबिलिटी जो है वो एक फैक्टर टेम्परेचर पर क्या करता है? डिपेंड करता है. नहीं तो हम उसको फिक्स क्यों करते हैं? तो आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल लिख लिया. फिक्स टेम्परेचर कौन सा बना रहे हो? किसका सॉल्यूशन बना रहे हो? अरे कोई चीज का बनाओगे तो नहीं कि हम पानी में चीनी डाल रहे हैं तो ये अलग होगा, हम दारू में पानी डाल रहे हैं वो अलग होगा. फिक्स तो हम कैसे याद करके बैठे किसका किसका फिक्स है? अजीबोगरीब सवाल पूछ लेते हो यार. और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग है तो सब में कैसे सेम हो जाएगा? अलग अलग होगा ना, सेम कैसे हो जाएगा? खैर, तो मेरे ख्याल से आपको ये पढ़ाया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. ठीक है, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट हो गया, टाइम खत्म. अरे यार, एनीवेज हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां तक पढ़ के खत्म करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक खत्म करके तब आज की क्लास को समाप्त किया जाएगा. कल मत आइए, कोई फर्क नहीं. अच्छा, मेरे को छुट्टी मिलेगी. लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. पहला, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर. पहला लिखिए, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर. अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर. अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर, which means it has the same composition throughout, which means it has the same composition throughout. हाँ, second point, all the components
in a solution. Point number 2, all the component in the solution are in same phase. All the components in the solution are in the same phase. तो सेम केस का मतलब एक ही स्टेट में है. फाइनली पॉइंट नंबर 3, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज वेरी स्मॉल. द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज वेरी स्मॉल. कितना स्मॉल? 10 raised to the power -9 मीटर के बराबर. 10 raised पर -9 मीटर के बराबर. ये इसका डायमीटर है. ये इसका क्या है? डायमीटर है. दिस इज डायमीटर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. इस ये इतना या इससे छोटा? इतना या फिर इससे छोटा. डायमीटर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. और यही कारण है कि आप इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्ट्रेशन पेपर का छिद्र -6 का होता है. -6 में से -9 तो आसानी से पार कर जाएगा. अगर कोई चीज रुकेगा तो -6 से बड़ा होगा तब रुक जाएगा, छोटा होगा तो पार हो जाएगा. नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आईज. पार्टिकल्स ऑफ solution cannot be seen through our naked eye. और आप खाली आंख से उसको देख नहीं सकते. प्रॉपर्टी नंबर 5, राइट. In solution, the solute particles are so small. In solution, the solute particles are so small that they cannot be filtered. They cannot be separated. They cannot be separated by the process of filtration. By the process of filtration. बताए थे ना फिल्ट्रेशन क्या होता है, जिसको आप फिल्टर पेपर से छान नहीं सकते हैं. नहीं, जिसको आप नहीं छान सकते. ये सॉल्यूट पार्टिकल को आप नहीं ना छान पाइएगा. उसमें कैन नॉट बी सेपरेटेड लिखा है ना. जो सेपरेट हो जाएगा उसको तो आप फिल्टर कर पा रहे हैं, इसको आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं. अगला लिखिए, द सॉल्यूट पार्टिकल्स इफ लेफ्ट आइडियल for a long period of time will never settle down. माने अगर किसी ग्लास में आपने चीनी पानी का घोल बना लिया है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उसको 1 घंटा छोड़ दिए तो सारा चीनी नीचे चला गया और पानी ऊपर हो गया. जबकि आप देखेंगे कि अगर मिट्टी और पानी का घोल बनाए हैं तो मिट्टी नीचे क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है. तो चूंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इतना छोटा है कि इसको ग्रेविटी काम नहीं करती, और ग्रेविटी काम नहीं करेगी तो नीचे आके सेटल नहीं होगा, तो ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होता है. डन? नहीं, सेटल डाउन होगा ही नहीं अगर वो सॉल्यूशन है. नेक्स्ट, दी सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द सॉल्यूशन having solvent of very small size, having solute of very small size, solute of
very small size do not scatter the beam of light. The beam of light. बीम ऑफ लाइट का स्कैटरिंग क्या होता है? जब कभी भी मान लीजिए कोई पार्टिकल है, जब कोई मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इस पर लाइट आकर टकराया और टकराकर ये वापस से इसको क्या करेगा? ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। तो ये प्रोसेस यहां पर नहीं होगा। आपने देखा होगा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो व्हाइट लाइट है, उसमें देखेंगे कुछ कुछ छोटा छोटा कीड़ा टाइप का चीज दिखाई देता है। वो कीड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो कोलाइडल है, जो आप पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे ना, अभी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, फिर कोलाइडल है और सस्पेंशन है, अभी आपको पढ़ना है। कोलाइडल में क्या होती है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर रीएमिट करता है। रीएमिट किया तब ना वो लाइट मेरे आंख तक पड़ी और हम उसको देख पाए। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई लाइट आई, सॉल्यूट के पार्टिकल ने उसको एब्जॉर्ब किया और फिर रीएमिट किया। अगर रीएमिट करता तो फिर तो हम देख पाते। तो आपने ऊपर ही लिखा है कि वे कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आई, कहीं तो आपने लिखा है कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आई, इसे कहीं लिखे देना, लास्ट पर लिखे दे कि कैन नॉट सी फ्रॉम इट नेकेड आई। आप उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लाइट को स्कैटर नहीं करता है। अगर वो एब्जॉर्ब करके रीएमिट करता तो हम उसको देख पाते, पर ऐसा यहां पर नहीं हो पा रहा है। और उसके अंदर नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से कहीं नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 लिखिए, सॉल्यूशन, a solution having maximum amount of solute dissolved, a solution having maximum amount of solute dissolved is called saturated solution, is called saturated solution। और ब्रैकेट में लिख लीजिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था। नंबर 9, और जहां पर ऐसा नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, a saturated solution can become unsaturated, can become unsaturated by changing the temperature, by changing the temperature। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे तब। पर इतना आप समझ जाइए कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आप फर्दर सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर कोई सैचुरेट कर गया मतलब नो मोर फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब फिर से आप उसमें क्या कर सकते हैं? सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो सैचुरेटेड था आप उसको फिर से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू इट। फिर एक जहां पे सैचुरेट होगा फिर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, फिर एक कप जितना बढ़ाते जाइएगा उतना आप ये काम कर सकते हैं, पर एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और आखिरी पॉइंट है, अ सॉल्यूशन इन विच water is a solvent, water is a solvent is called aqueous solution। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? aqueous solution। और any solvent other than water is called non-aqueous solution, non-aqueous solution। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें पानी एक सॉल्वेंट है वो क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा मतलब पानी, एक्वस
पानी का सॉल्यूशन, पानी ही उसमें क्या है, सॉल्वेंट है। नॉन एक्वस, जहां पर पानी सॉल्वेंट नहीं है, और दुनिया का कुछ भी हो जाए पर पानी वो सॉल्वेंट नहीं है। अगर पानी सॉल्वेंट नहीं है तो वो नॉन एक्वस, पानी सॉल्वेंट है इसलिए उसको एक्वस। अगर पानी सॉल्यूट हुआ तो पानी सॉल्यूट हुआ तब उसको बोलेंगे नहीं, तब एक्वस कैसे बोलेंगे, सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट ही होना चाहिए। हे, वाटर का कॉम्पोजिशन थोड़ी दारू है, वो CH3COOH है। एक नोट डाल के लास्ट पॉइंट लिखिए और फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। राइट, water is the universal solvent। जस्टिफाई कर पाएंगे वाई, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाई? मोस्ट ऑफ द चीज में वो मिल जाता है। ज्यादातर चीजों में, ज्यादातर चीजें पानी में डिसॉल्व कर सकती है। मोस्ट ऑफ द solute particle are dissolved, particle can easily be dissolved in water। हाँ, डिस्टिल वाटर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है विदाउट एनी मिनरल्स, वो भी है। डन। इससे जाके आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। छोटे छोटे 2-3 टॉपिक रह गए हैं। एक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है सस्पेंशन, और तीसरा है कोलाइडल, और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट विल टेक 1 more क्लास टू कंप्लीट दिस चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।